2019 में मोदी के रथ को कैसे रोका जाए, इसकी रणनीति तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी आज दिल्ली में है। दोपहर में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ मुलाकात की, साथ ही कई अन्य पार्टियों के अहम नेताओं से भी बातचीत की। केंद्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना के सांसद संजय राउत भी शामिल हैं। संजय राउत के साथ मुलाकात में स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के राजू शेट्टी भी मौजूद थे। ममता टीआरएस तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी टीआरएस सांसद कलवा कुंतल कविता से भी मिली। वाईएस चौधरी की अगुवाई में टीडीपी का शिष्टमंडल भी ममता से मिला। डीएमके सांसद काणीमोई ने भी उनसे आकर मुलाकात की। संसद की रियायती मूल्य वाली 3 कप चाय और पाव रोटी के 3 टुकड़ों के बीच 10 फुट्टे कमरे में भारत की भावी राजनीति आकार ले रही है। सियासत में सबसे साधारण साड़ी पहनने वाली एक स्त्री आगंतुकों से लगातार मिल रही थी, पूछ रही थी कि इस हुकूमत को बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज बीजेपी को भी तंग करता है, टीडीपी का साथ भी झगड़ा हो गया, आज केएसआर का साथ भी झगड़ा हो गया, किसका साथ नहीं है? शिवसेना वाले संजय राउत, शेतकारी संगठन वाले राजू शेट्टी, तेलुगु देशम वाले वाईएस चौधरी, बीजू जनता दल वाले अभिनव मोहंती, डीएमके वाली कनिमोझी। सुदीप बंदोपाध्याय के कमरे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फेडरल फ्रंट को आकार देने में लगी हुई थी। मायावती से मुलाकात करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? मायावती से हम पसंद करते हैं, पॉलिटिकल लीडर है भाई देश का, हम इज्जत करते हैं। हम तो चाहते हैं मायावती और अखिलेश जी मीटिंग बुलाए लखनऊ में, हम लोग सब जाएंगे। दोपहर के 1:30 बजे ममता बनर्जी एनसीपी के दिग्गज शरद पवार के दफ्तर पहुंची। लंबी चर्चा हुई। ये मुलाकात इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि शरद पवार इससे पहले ममता बनर्जी से मुलाकात से इनकार कर चुके थे। देखिए, कोई फेडरल फ्रंट की चर्चा किसी ने नहीं की और ये काल्पनिक बात है। सवाल इतना ही है कि अभी आज की जो राजनीति है उसमें अभी कोई स्पष्टता तो है नहीं और ये सब बातें आगे जाके क्या उसको दिशा मिलेगी वो आज कहना मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल से ममता बनर्जी की जो कोशिश है कि भाई सब जो लोग बीजेपी के खिलाफ में, उन्होंने एक जगह आने की कोशिश करना। विपक्षी एकजुटता की ये पहल ऐसे समय में हो रही है जब संसद में टीडीपी, कांग्रेस समेत 9 दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। ममता ने इससे पहले कोलकाता से ही चंद्रबाबू से फोन पर बात की थी। दोनों नेता फेडरल फ्रंट के गठन पर आगे बढ़ने को राजी है। अच्छा रिश्ता किसका चाहता है? खाली रामविलास पासवान जी? कल हम बात करेंगे तो रामविलास जी, कल गवर्नमेंट चेंज होगा तो कल भी रामविलास जी भी चला है। कौन रहेगा? ममता बनर्जी बिना कांग्रेस के तीसरा मोर्चा बनाने के विचार पर तेजी से आगे बढ़ रही है। गुजरात चुनाव के फौरन बाद उन्होंने इशारा किया था कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने को लेकर सहज नहीं है। हालांकि सोनिया गांधी से उन्होंने अभी भी बेहतर संबंध बना रखे हैं, लेकिन नई परिस्थितियों में वो नए मोर्चे को लेकर ज्यादा आशावादी नजर आ रही है। अब लोकसभा चुनाव में मुश्किल से साल भर का समय बचा हुआ है और धीरे धीरे सबके पत्ते खुलने लगे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति साफ कर दी है। एक ही दिन में धड़ाधड़ मुलाकातों से उन्होंने दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ी सरगर्मी पैदा कर दी है। आज तक ब्यूरो। 2019 में मोदी के रथ को कैसे रोका जाए, इसकी रणनीति तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी आज दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने दोपहर में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ मुलाकात की, साथ ही कई अन्य पार्टियों के अहम नेताओं से बातचीत की। इनमें केंद्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना के संजय राउत शामिल थे। संजय राउत के साथ मुलाकात में स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के राजू शेट्टी भी थे। ममता टीआरएस तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी टीआरएस सांसद कलवा कुंतल कविता से भी मिली। वाईएस चौधरी की अगुवाई में टीडीपी का शिष्टमंडल भी ममता से मिला। डीएमके सांसद काणीमोई ने भी उनसे आकर मुलाकात की। काणीमोई और ममता की मुलाकात। ममता कोशिश कर रही है एक मोर्चा बनाने की। ये कोशिश वो पहले भी कई बार कर चुकी हैं और इस सिलसिले में वो कई बार दिल्ली आ चुकी हैं। तो ये कोशिश है एक ऐसा मोर्चा तैयार करने की जो कि बीजेपी के विरोध में हो। शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात, काणीमोई से मुलाकात, संजय राउत से मुलाकात,
लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि ममता ये जो मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही हैं, इसमें उनको खुद को मिलाकर कितने प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? ये आपके सामने संजय राउत से मुलाकात कर रही हूं। यानी अब 2019 से पहले की जो सुगबुगाहट है वो जोर पकड़ रही है। अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग चीजें यहां पर साफ दिखाई देती हैं। मीसा भारती, लालू यादव की बेटी, उनसे मुलाकात कर रही है ममता बनर्जी। काफी ज्यादा दर्शनाभिलाषी थे। कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन अमित शाह फिर से मंदिरों और मठों में मत्था टेकने नजर आए, लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो गड़बड़ी होती चली गई। पहले तो उन्होंने ये कहा कि किसान कर्ज से नहीं, डिप्रेशन के कारण जान दे रहा है, और इसके आगे बढ़े तो बीएस येदियुरप्पा सरकार को सबसे बड़ा बेईमान बता दे। हालांकि बाद में उन्होंने सुधार करते हुए कहा कि वो सिद्धरामैया की बात कर रहे हैं। जो आत्महत्या है भी, वो भी किसान समस्या के कारण नहीं है। कर्नाटक जीतने की कोशिश में मंदिरों मठों के दौरे पर निकले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मानने को राजी नहीं है कि बीजेपी शासित राज्यों का किसान गरीबी के कारण आत्महत्या कर रहा है। अमित शाह नहीं मानते कि किसान कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहा है। अमित शाह नहीं मानते कि किसान भूखमरी सूखे के कारण आत्महत्या कर रहा है। अमित शाह मानते हैं कि किसान सुखरोग के शिकार हैं, वो डिप्रेशन के कारण जान दे रहा है। किसान समस्या के कारण नहीं है, उनकी निजी समस्या के कारण, परिवार की समस्याओं के कारण, डिप्रेशन के कारण, कहीं किसी को मार्क कम आ गए और किसान का बेटा है, इसके कारण आत्महत्याएं दर्ज हुई। अमित शाह की यह समझ कमाल की है कि कांग्रेस की हुकूमत वाला किसान गरीबी से मर रहा है और बीजेपी की हुकूमत वाला किसान डिप्रेशन से। इसकी व्याख्या शुरू होने ही वाली थी कि वो भ्रष्टाचार पर आ गए, और अमित शाह जब भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो बहुत दिल से बोलते हैं और मानते हैं कि पूरा देश उन पर भरोसा करे। लेकिन वो भ्रष्टाचार को लेकर इतने ईमानदार हैं, इससे पहले किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सुना जाए। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना चाहिए। बगल में बैठे येदियुरप्पा का चेहरा उतर गया, परेशान हो गए। अपना ही अध्यक्ष कह रहा था कि हमारा मुख्यमंत्री का दावेदार 1 नंबर की बेईमान सरकार चला रहा था, और पत्रकारों से खचाखच भरे कमरे में दर्जनों कैमरों पर इसका ऐलान कर रहा था। भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना चाहिए। इसे कहते हैं ईमानदारी कि अपना सीएम है भ्रष्टाचारी, अवार्ड देंगे बहुत भारी, हम लेंगे जिम्मेदारी। तो क्या बीजेपी वाले अध्यक्ष जी का अवार्ड ये है कि जिसे 1 नंबर का भ्रष्टाचारी मानते हैं उसे फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे? भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना चाहिए। अमित शाह रॉ में बोले जा रहे थे, लेकिन जब वो येदियुरप्पा सरकार को ही 1 नंबर का बेईमान बताने लगे तो बीजेपी के 52 वीरों की धुकधुकी पड़ गई। ये क्या कह रहे हैं अध्यक्ष जी? बीच में टोकने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन अध्यक्ष अपने वाले को ही बेईमान बताने लगे तो चुप नहीं रहा जाता। फुसफुसा कर कहा, अरे सर जी क्या बोल रहे हैं आप? कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना चाहिए। अरे सिद्धरामैया सरकार को नंबर 1 का अवार्ड देना चाहिए। संभालने की कोशिश की, लेकिन बात संभली नहीं। ऐसे ही दिनों के लिए डीटीसी की बसों में बिकने वाली किताबों में बरसों से ये ज्ञान मात्र 2 रुपए में बांटा जा रहा है कि तीर कमान से, बात जुबान से और प्राण शरीर से निकल जाए तो वापस नहीं आता। आज तक ब्यूरो।
कर्नाटक चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी आईटी हेड अमित मालवीय को पता चल गया था कि राज्य में चुनाव 12 मई को होंगे। कल रात को उन्होंने ट्वीट करके इसकी घोषणा कर दी, ऐसी खबर थी। लेकिन आज जब देखा तो आज का ही उनका एक ट्वीट भी सामने आया जिसमें भी उन्होंने घोषणा की थी। कांग्रेस ने इसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को सीधी चुनौती बताते हुए कहा कि बीजेपी सुपर इलेक्शन कमीशन बन गई है। पानी पानी हुए चुनाव आयोग ने इस पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। Date of poll is 12th May. Yeah. Date of counting is 15th May. ये घोषणा फिजूल थी। फेसबुक का डाटा कहां है ये भले अभी किसी को पता ना हो, आधार कार्ड का डाटा भले 5 फुट की दीवार के पीछे हो, लेकिन इस वाले आरोप का आधार अब पुख्ता हो चला है कि चुनाव आयोग का डाटा बीजेपी के पास है और बीजेपी वाले इसे बताने में शर्माते भी नहीं हैं, चट से बता देते हैं कि हाँ है हमारे पास चुनाव आयोग का डाटा। उससे क्या पूछते हो, हमसे पूछो। कर्नाटक में वोटिंग 12 मई को हो। यह है अमित मालवीय, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया हैं, लेकिन अब इनको चुनाव आयोग आईटी सेल का मुखिया भी बना देना चाहिए। चुनाव आयोग कर्नाटक विधानसभा की तारीखों का ऐलान करने की तैयारी कर ही रहा था और इनके पास डेट शीट 12 घंटे पहले से मौजूद थी। आयोग ने 27 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और बीजेपी वाले भाई ने रात 10:38 पर ही ट्वीट कर दिया कि 12 मई को कर्नाटक में डाले जाएंगे वोट। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भारतीय इलेक्शन पार्टी भी बन गई है? क्योंकि चुनाव आयोग का काम भी अब बीजेपी करने लगी है। जब चुनाव की तारीख तक बीजेपी ही बता रही है तो बाकी बचता क्या है? अरे इसको लेके क्या कह सकते, 11 बजे ही अगर अनाउंस होता है, सबसे पहले अगर बीजेपी के एक आईटी सेल वाले को मालूम होता है तो इसका मतलब बीजेपी पार्टी ही तय करके भेजी है डेट्स, ऐसा होता है। इसीलिए अगर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियलिटी से जुडिशियसली अगर काम करना चाहती है तो ऐसे चीजों को लीक होने से या ऐसे लोगों को बताने से वो दूर रहे। अब ये नहीं पता कि बीजेपी का भेदिया चुनाव आयोग में बैठा था या चुनाव आयोग ने ऐलान से पहले बीजेपी की मंजूरी लेनी शुरू कर दी है, लेकिन बीजेपी वालों को पहले से पता था। और 26 मार्च की रात तो बीजेपी ने जनता को बताई चुनाव की तारीख, उसे खुद तो पता नहीं कब से मालूम रहा होगा। इससे पता चलता है कि जनतंत्र अस्तित्व में है कि नहीं। अगर कोई उसे चुनाव के पहले घोषित कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये तो मैच फिक्सिंग हो गया। मतलब इलेक्शन कमीशन से भी वो बढ़कर रहे, तो या तो इलेक्शन कमीशन उनके डायरेक्टिव्स पे चल रहा है, ऐसा उसका मतलब होता है। दैट इज रियली अनफेयर फॉर द डेमोक्रेसी। सवाल उठने लगे कि बीजेपी ही चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग ही बीजेपी। गोपनीयता और विश्वसनीयता के परखच्चे उड़ चुके हैं। आयोग के लिए एक ऐसी शर्मनाक स्थिति बनी कि चुनाव आयोग को कहना पड़ा जांच कराएंगे। इस पर कानून के अनुसार प्रशासनिक दृष्टि से कठोरतम कार्रवाई करने में कमीशन बिल्कुल हिचकेगा नहीं। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी फैक्ट्स आते हैं, जो भी जिम्मेदारी तय होती है, उसके आधार। हंगामा मच गया। विपक्ष ने पूछना शुरू किया कि चुनाव टल नहीं सकता, तारीख बदल नहीं सकती, ट्वीट का कुछ हो नहीं सकता, तो क्या तो जांच होगी और क्या तो कार्रवाई होगी, सिवाय इसके कि भारत का चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने अघोषित भाईचारे की घोषणा कर दे। इलेक्शन कमीशन का बात भी वो कर देता है पहले। भाई इज इट इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशन, वी रेस्पेक्ट दैट, और इट इज अ बीजेपी इंस्टीट्यूशन। क्या कर दिया? ऑल एजेंसीज, ऐसा कोई एजेंसी नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। अमित मालवीय से चुनाव आयोग की यारी दोस्ती पर अमित शाह की पार्टी की फजीहत होने लगी तो बीजेपी आए बाएं शाएं करने लगी। कहने को तो श्री अमित मालवीय यह भी कह सकते थे कि हमने तुक्का मारा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। टंके की चोट पर कहा, हाँ हमने किया था ट्वीट। चुनाव आयोग की गरिमा, चुनाव आयोग का सम्मान, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उस पर किसी भी तरह का किसी भी रूप में न तो हमला किया जाना चाहिए और न होना चाहिए, और न ही उसकी गरिमा पर कोई किसी तरह का नुकसान होना चाहिए। बात हवा में उड़ चुकी थी। बेकार की सफाई है, बीजेपी आयोग भाई है और भाई भाई का भाईचारा सच में कमाल का होता है। भाई और चारा मिल जाए तो चुनाव दिलचस्प हो जाता है। कर्नाटक वही चुनाव है। बीजेपी वाले अमित मालवीय ने आवाज दी है
चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आज तक ब्यूरो। कर्नाटक चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही सियासी घमासान तेज होने लगा है। बीजेपी अध्यक्ष अपने विजय अभियान को बरकरार रखने के लिए आज एक बार फिर कर्नाटक दौरे पर हैं। अब से कुछ देर पहले वो चित्रदुर्ग के चिन्नैया स्वामी जी के मठ पहुंचे और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इससे पहले कल बीजेपी अध्यक्ष तुमकुर के श्री सिद्धगंगा में भी दर्शन करने पहुंचे थे। ज्यादा खबरों के लिए आप लॉग इन करें आजतक.in पर और ब्रेक के बाद दंगल रोहित सरदाना के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।